हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल। मैं हूं रवि कुमार सर। आज इस सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं विज्ञान, जिसमें 3 भाग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स के जो है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, उन सारे क्वेश्चनों को आज हम बारीकी से देखेंगे। आज का सेशन देखने के बाद आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, और आज का सेशन अगर कंप्लीट देख लिए तो आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। आपको याद होगा कि हम स्मार्ट शिक्षा संकल्प में पढ़े थे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश के किरण गमन करते हैं, तो प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश जब भी देखेंगे तो प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। अगर हम एक पाइप ले लिए और उसको बेंड कर देंगे तो बेंड करने के बाद देखेंगे हमें आगे दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब है कि प्रकाश हमेशा क्या करते हैं? सीधी रेखा में गमन करते हैं। आप देखे होंगे आपके घर में कहीं पर भी, तो यहाँ अगर सूर्य का जो लाइट होता है वो लाइट अगर किसी छेद से निकल रहा है तो वो देखेंगे कि सीधे जा रहा है, उसके स्थान में कोई वस्तु आ जाते हैं तो आगे हमें प्रकाश दिखाई नहीं देंगे। तो ये प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएंगे, सीधी रेखा में। आगे चलते हैं हम। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा कांच में। सबसे प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होगा? कांच में। कांच में सबसे न्यूनतम होता है। उसके बाद प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा पानी में। पानी में कितना होता है? सबसे कम होगा कांच में, कांच के बाद होगा पानी में। पानी में लगभग 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और वायु में इसका लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है ना। और निर्वात में इससे ज़्यादा होंगे। निर्वात में सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश की चाल होते हैं निर्वात में, क्योंकि वहाँ पे कोई भी वायु की उपस्थिति नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। आगे चलते हैं हम कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा लगा रहेगा? यानी बहुत बड़ी वस्तु, यानी बहुत ज़्यादा हमें एरिया जो है कम दूरी में हमें देखना है। तो जब भी मतलब बहुत बड़ा एरिया जो है हमें कम दूरी में देखना है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण इसका भी आंसर हो जाएंगे सही। आगे चलते हैं। अच्छा, इसका मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका मुख्य उपयोग है वाहनों में इसका उपयोग करते हैं। रिव्यू मिरर के चालकों के पीछे जो है उपयोग करते हैं। साइड मिरर के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होगा? तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण और कहाँ कहाँ पे उपयोग होंगे? तो वाहन के हेडलाइट में होंगे, जो यहाँ पे क्वेश्चन था, वाहन के हेडलाइट में। दूरबीन में इसका प्रयोग होगा। दांत चिकित्सक इसका प्रयोग करेंगे। सौर भट्टी में इसका प्रयोग होगा। प्रोजेक्टर में इसका प्रयोग होगा। मेकअप मिरर के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, और फ्लैश लाइट में जो है इसका प्रयोग होगा। तो आगे अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि फ्लैश लाइट में जो है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर क्या बताएंगे? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ना। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। आगे हम चलेंगे। इसका और मुख्य उपयोग क्या हो जाएंगे? तो इसका मुख्य उपयोग जो है घर में करते हैं, बाथरूम में करेंगे, और ड्रेसिंग रूम में करेंगे, और सजावट के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इसका उपयोग जो है प्रयोगशाला में भी करते हैं, और इसका उपयोग ऑप्टिकल उपकरणों में भी किया जाता है। जैसे कि हम इसका उपयोग दुकान में करेंगे, व्यवसाय स्थान पे करेंगे, बाल काटने के दुकान में भी इसका उपयोग करेंगे,
और रिव्यू मिरर के लिए भी करेंगे। रिव्यू मिरर के मतलब क्या कि पीछे के लोगों को देखने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, और साइड मिरर के उपयोग के लिए भी हम करेंगे। गाड़ी के साइड मिरर के लिए नहीं उपयोग करेंगे हम, जो है अपने दुकानों में जो देखेंगे पीछे से लोग आ रहे हैं उसके लिए हम उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ल्यूमेन होता है, लक्स होगा या एंगस्ट्रम होगा। जल्दी आप सब कमेंट में बताइए कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे लेंस का जो है एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर इसका क्या होगा? सही मात्रक होंगे। ल्यूमेन किसका मात्रक होगा? तो ल्यूमेन जो होता है प्रकाश के मात्रक को मापने की इकाई होता है। लक्स क्या होगा? तो लक्स जो है वो प्रकाश की तीव्रता को मापने की इकाई है, और एंगस्ट्रम जो है वो एक इकाई है जो क्या करते हैं, किसी कोण को बताते, जैसे 1 एंगस्ट्रम बराबर हो जाएंगे 10⁻⁻10 मीटर या 0.1 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं कि प्रकाश की किरणें का पथ, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो प्रकाश के किरणों के जो चित्र दर्शाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो किरण आरेख बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे, इनमें से सभी। तो इसमें कौन सा होगा? किरण आरेख होगा, फोकस होगा, किरण पुंज होगा या इनमें से सभी होंगे? जल्दी आप हमें कमेंट में बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, किरण आरेख। आगे चलते हैं हम, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर है। तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा 50 सेंटीमीटर। कितने होंगे? 50 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि 2D कह रहे हैं कि 2D क्षमता वाले फोकसांतर को कितना हो जाएंगे? तो 50 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? प्लस 2D। 50 सेंटीमीटर अगर फोकसांतर है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएंगे? तो उसकी क्षमता हो जाएंगे 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कोई अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत उसे कहेंगे जिससे प्रकाश निकलता है, यानी प्रकाश निकलने का साधन जो होगा वो हो जाएंगे प्रकाश स्रोत। तो इसको कहते हैं किरण पुंज। क्या बोलेंगे? किरण पुंज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, प्रकाश के पुंज के प्रकार कितने प्रकार हो सकते हैं? तो ये समांतर होंगे, पैरेलल बीम होंगे। जैसे कि यहाँ से सीधे जो चलते हैं, एक साथ जो बीम चलेंगे, इसके बीच का दूरी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम या प्रकाश समांतर पुंज। इसमें सभी किरणें समांतर होती हैं, जैसे लेजर का किरण हो गया। दूसरा हमारा हो जाएंगे अंत पुंज, कन्वर्जेंट बीम। इसमें जो है किरणें एक बिंदु पर मिलती है, जैसे उत्तल लेंस से गुजरने वाली किरणें, उत्तल लेंस से जो गुजरते हैं, जैसे यहाँ से गुजरे और वो जाके एक जगह पे मिल गए, ये हमारा कहलाता है अंत पुंज यानी कन्वर्जेंट बीम। तो ये हमारे हो जाएंगे किरण पुंज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो ऋणात्मक होता है, धनात्मक होगा, या ए और बी दोनों, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? सही जवाब आप हमें जल्दी कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएंगे बी, धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होंगे? धनात्मक होंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक होता है जिसका कोणीय कन्वर्जेंट लेंस होगा। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि लाइट जैसे यहाँ पे पास किया, लाइट पास करने के बाद वो क्या होंगे? एक जगह पे जाके मिलेंगे, तो वो कहलाता है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब क्या कि एक जगह जाके मिलना, तो वो हो जाते हैं कन्वर्जेंट लेंस, जैसे उत्तल लेंस हो गया। तो इसमें क्या हो जाएंगे? इसका धनात्मक होता है,
तो ऋणात्मक किसका होगा? तो ऋणात्मक हो जाएंगे अवतल लेंस के, उत्तल लेंस का धनात्मक होगा और अवतल लेंस का क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे। तो ये हमें याद रखना है कि उत्तल लेंस का क्या हो जाएंगे? धनात्मक और अवतल लेंस का ऋणात्मक होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अभी हम बताए थे कि अवतल लेंस का क्षमता क्या होता है? तो वो होता है ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को हम क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलेंगे, द्वि उत्तल लेंस बोलेंगे, अपसारी लेंस बोलेंगे, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी लेंस बोलेंगे, द्वि अवतल लेंस बोलेंगे, अपसारी लेंस बोलेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो अवतल लेंस को कहते हैं हम अपसारी लेंस। अवतल लेंस की विशेषता क्या है? कि ये डाइवर्जेंट होता है, डाइवर्जेंस होता है। अवतल लेंस में कोई गुजरने वाली प्रकाश की किरणें, यानी अवतल लेंस में गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बाहर की ओर फैलती है, यानी ये अवतल लेंस में जो भी किरण गुजरेंगे वो बाहर की ओर फैलेंगे, यानी छवि का प्रकार क्या होगा इसमें? तो यह हमेशा आभासी होगा, वर्चुअल होगा, सीधा होगा और छोटी छवि वाले बनेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जल में जो है हम जल से लेंस बना सकते हैं, यानी जल के जो है उसमें हम जूम इन जूम आउट हो सकता है, लेकिन कांच में भी हो सकता है, प्लास्टिक में भी हो सकता है। मिट्टी हमें दिखाई नहीं देते हैं, ये क्या होता है? तो ये होता है अपैक्य, जो अपारदर्शी होता है, इसमें हमें आर पार दिखाई नहीं देंगे। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? तो उत्तल दर्पण है जिसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये याद रखना होगा कि वस्तु से अगर छोटा प्रतिबिंब कह रहा है तो ये उत्तल लेंस हो जाएंगे, इसलिए इसको जो है उत्तल दर्पण हो जाएंगे, उत्तल दर्पण हो जाएंगे। इसलिए इसको गाड़ी के साइड मिरर में यूज करते हैं कि बड़े बड़े वाहन जो है हमें छोटे जगह पे दिखाई दे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ इसकी विशेषताएं क्या है? तो वास्तविक और विरहद छवि, यानी उत्तल दर्पण का एक विस्तृत क्षेत्र की सीधी और छोटी छवि बनाते हैं। ये क्या करते हैं? सीधी बनाते हैं और छोटी छवि बनाते हैं। दृश्य क्षेत्र का विस्तार क्या होता है? बड़े क्षेत्र की छवि दिखाते हैं जिससे सीमित स्थानों में बड़ी संख्या में वस्तुओं की निगरानी की जा सके, यानी बड़े जगह है, बहुत बड़ा एरिया है, उसको छोटे जगह में उसकी निगरानी किया जा सकता है। यानी शीशा जो होगा, दर्पण जो होगा वो छोटा होगा, लेकिन एरिया बहुत बड़ा होगा, उसको भी हम उससे निगरानी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो कौन से दर्पण है जिसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अभी बताए थे कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है? तो उत्तल दर्पण में बनता है। तो इसमें हो जाएंगे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किस में बनेगा? तो अवतल दर्पण में बनेंगे, है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे, अवतल दर्पण की विशेषता क्या हो जाएंगे? तो अवतल दर्पण की विशेषता हो जाएंगे कि बड़ा प्रतिबिंब यदि वस्तु फोकस बिंदु और दर्पण के बीच है तो प्रतिबिंब बड़ा और स्पष्ट होता है। आभासी और सीधा, प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है जिसमें हम सीधे देख सकते हैं। दूसरा है वास्तविक और उल्टा, यदि वस्तु फोकस बिंदु के बाहर होती है
तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हो सकता है जो स्क्रीन पर प्रक्षिप्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी, अवतल दर्पण, क्योंकि ये क्या करते हैं? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होंगे? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? बी। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। तो जब भी कोई प्रकाश जो है वो हवा से कांच में प्रवेश करेंगे तो वो अभिलंब के निकट जो है वो मुड़ जाएंगे। किसके निकट मुड़ेंगे? अभिलंब के निकट मुड़ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएंगे। आगे चलेंगे हम कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य क्या होगा? उसमें कौन सा लेंस लगा होगा? तो उत्तल लेंस लगा होगा, अवतल लेंस लगा होगा, या उत्तल दर्पण लगा होगा, या अवतल दर्पण लगा होगा। यानी हमें क्या करना है? कैमरा में आर पार देखना है। तो आर पार देखना है तो उसके लिए हमें लेंस की आवश्यकता होंगे, ना कि दर्पण से। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पहले ही कट गए। अब बच गए हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो इन दोनों लेंस में जो है कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इन दोनों लेंस में हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं फोटोग्राफी कैमरा के अभिदृश्य को देखने के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। इससे पहले भी क्वेश्चन आया था कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कौन से जो है प्रयुक्त होते हैं? तो अवतल दर्पण होंगे, उत्तल दर्पण होंगे, या उत्तल लेंस होंगे, या प्रिज्म होंगे। आप हमें जल्दी कमेंट में लिख करके बताइए कि कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएंगे बी, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अगर किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 10 सेंटीमीटर होंगे, 20 सेंटीमीटर होंगे, या 5 सेंटीमीटर होंगे, या 40 सेंटीमीटर होंगे। तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है? तो R बराबर होता है 2F। क्या होंगे? R बराबर 2F, जहाँ पे F बराबर क्या हो जाएंगे? फोकस दूरी, फोकस दूरी, और R बराबर हो जाएंगे वक्रता त्रिज्या। तो R का वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। R बराबर 2 × 10 कितने हो जाएंगे? 20 सेंटीमीटर। यानी इसका 20 सेंटीमीटर सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी में इसका सही आंसर है 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अच्छा, इसमें देखेंगे कि अवतल दर्पण की लंबाई और उसके ध्रुव के फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस, यानी वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ से अवतल दर्पण के लंबाई और उसके फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? रेडियस बोलेंगे, यानी वक्रता त्रिज्या। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के किरण को क्या कहेंगे? तो वे उसे कहेंगे हम निर्गत कोण। कौन सा कोण बोलेंगे? निर्गत कोण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निर्गत कोण क्या होता है? तो निर्गत कोण और अभिलंब के बीच को कोण को परावर्तन कोण भी कहते हैं। क्या बोलेंगे हम? परावर्तन कोण भी कहेंगे। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण भी कहते हैं, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होगा? अवतल दर्पण का होगा, उत्तल दर्पण का होगा, अवतल लेंस का होगा, या उत्तल लेंस का होगा? तो इसमें हो जाएंगे उत्तल लेंस। किस लेंस का प्रयोग करेंगे हम सूक्ष्मदर्शी में? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। इसमें देखेंगे कि ये जो है ये क्या है? उत्तल लेंस है।
और इसमें जो लगा होता है यहाँ पे उत्तल लेंस लगा होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही लेंस होता है। यह छोटी फोकस लंबाई वाले द्विफोकल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल जो है किस में करते हैं, तो शैवाल, कवक और जैविक पदार्थों को जांच करने के लिए किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी लेंस में जो है उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज़ को हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब तनता है। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक बनेगा, तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक बनेगा। इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखे थे, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस से हमेशा काल्पनिक या अभिसारी प्रतिबिंब बनता है। तो इसके बारे में, अवतल लेंस के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये है अवतल लेंस से क्या बनेगा, हमेशा काल्पनिक बनेगा, अभिसारी प्रतिबिंब बनेगा। अवतल लेंस प्रकाश किरण को अपसरित करता है। अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा, है ना। प्रतिबिंब लेंस के फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच बनता है ना। वस्तु और लेंस के बीच की दूरी कम होने पर आभासी प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, तो आभासी प्रतिबिंब का आकार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होगा, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होंगे, या परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होंगे, या आपतन कोण जो है विचलन कोण के बराबर होंगे, या ऑप्शन डी इसका है इनमें से कोई नहीं होगा। तो जल्दी हमें बताइए कमेंट के जरिए कि कौन सा इसमें सही आंसर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, या परावर्तन कोण जो है आपतन कोण के बराबर होगा, या आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होंगे। तो इसमें हो जाएंगे आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होगा, उल्टा होगा, दोनों होगा, या कोई नहीं होगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन चलेंगे। अच्छा, काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में कुछ और है। तो उत्तल दर्पण पर पड़ने वाली किरण परावर्तन के बाद हमेशा अपसारित होता है, इसलिए उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो बच्चों याद रखेंगे क्या कि उत्तल दर्पण जो है क्या करेंगे, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएंगे, और उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यानी उसके ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, सीधा होगा और काल्पनिक होगा। क्या होंगे, उत्तल दर्पण से जो बनने वाले जो प्रतिबिंब होगा, यानी उत्तल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, सीधा होगा और काल्पनिक होगा, है ना। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो वस्तु के बराबर होगा, सीधा होगा और काल्पनिक होगा। तो यहाँ पर हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं। क्या देखेंगे कि उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, छोटा होता है, लेकिन इसमें वस्तु का आकार क्या होगा, बराबर होगा। इसमें भी सीधा होगा और इसमें भी सीधा होगा, इसमें भी काल्पनिक होगा और इसमें भी काल्पनिक होगा। सिर्फ अंतर एक होगा कि ये छोटा बनेगा और ये वस्तु के बराबर बनेगा। उत्तल लेंस से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु फोकस दूरी के 2 गुना और अनंत के बीच होगा। यानी उत्तल लेंस से काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु और फोकस के दोगुनी और अनंत के बीच होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, 3 होंगे, कोई नहीं। तो इसमें कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा या 1 होगा,
तो इसमें क्या होगा, या कोई भी नहीं होगा। तो इसमें जो है मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। कितने होंगे, 2। सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है, पहले ही बताए थे, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड में दिया हुआ था कि सर्च लाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, है ना, क्योंकि अवतल दर्पण का क्या होता है, बीच में मोटा होता है और साइड में क्या होता है, पतला होता है। यहाँ पे सर्च लाइट का परावर्तन सतह किस चीज़ का होता है, तो ये अवतल दर्पण का होता है। और अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पक्ष अंदर की ओर और वक्रित होता है। इससे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। और अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब वास्तव आभासी, सीधा और उल्टा होता है। सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, यानी उस लाइट को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करके रखेंगे ताकि बहुत दूर तक लाइट जा सके। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए दाढ़ी क्या चाहिए, दिखने में बड़ा बड़ा होना चाहिए, यानी बड़ा बड़ा दिखेगा तब ना दाढ़ी नहीं कटेगा, नहीं तो दाढ़ी जो है कट जाएगा। तो यहाँ पे दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण का प्रयोग करेंगे हम अवतल दर्पण का, क्योंकि इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम अगर घर पे कोई दर्पण अगर यूज़ कर रहा है तो हम अवतल दर्पण लगा होगा वो दर्पण देंगे, ना कि हम उत्तल दर्पण देंगे। दाढ़ी कट के जो है वो हाथ में आ जाएगा नहीं तो। अगला क्वेश्चन चलेंगे। अच्छा, दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण में छोटा बाल बड़े दिखाई देते हैं, जब छोटा छोटा बाल होता है वो बड़े बड़े दिखाई देंगे। और दाढ़ी के पास अवतल दर्पण रखने पर उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिससे दाढ़ी बनाना क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो इसके लेंस के फोकस दूरी होंगे। तो अगर किसी उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर होंगे तो उसका फोकस लेंथ होता है +100 सेंटीमीटर। कितने होंगे, +100 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होंगे, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जल्दी जल्दी जवाब देते हैं ताकि इस सेशन को जल्दी ख़त्म कर सके, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होगा, sin i बट्टा sin r। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है तो एक उत्तल लेंस क्या होता है, सभी जगह समान होगा, बीच के अपेक्षा किनार पर मोटा होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होगा। तो यहाँ पर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस क्या होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवतल लेंस का अवधर्न बराबर होता है तो किसके बराबर होंगे, u/b, u/v, u+v या u/v। तो इसका हो जाएंगे v/u। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होंगे, r = 2f, f = r, f = 2/r या d = r या r = f/2। क्या होगा इसका सही आंसर, r = 2f। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण,
अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल तथा अवतल दर्पण। क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किए जाएंगे अवतल दर्पण। क्या प्रयोग किए जाएंगे? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें कुछ इसका सोलर कुकर के बारे में दिया हुआ है। तो सोलर कुकर के बारे में कुछ बातें, क्या बातें हैं? तो सोलर कुकर जो है सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करके भोजन पकाता है, यानी नाम ही है इसका सोलर कुकर। तो सूर्य के ऊर्जा के थ्रू जो है ये भोजन पकाने का काम करता है। सोलर कुकर में ईंधन का इस्तेमाल नहीं होता है, उसमें सूर्य के प्रकाश से ही बन जाते हैं, तो उसमें कोई ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। सोलर कुकर की ऊष्मीय दक्षता 65% होती है ना। सोलर कुकर की ऊष्मीय दक्षता कितने होंगे? 65% होंगे। और सोलर कुकर में खाना पकाने के लिए सूर्य के प्रकाश की गर्मी का इस्तेमाल किया जाता है। और सोलर कुकर में जितना ज़्यादा सूर्य का प्रकाश होगा वह उतना ही बेहतर ढंग से काम करेंगे। अगर अंधेरा हो जाता है, उसमें दाल चढ़ा हुआ है तो वो नहीं पकेगा, भात चढ़ा हुआ है तो वो भी नहीं पकेगा, क्योंकि अंधेरे में जो है वो नहीं पक सकते, क्योंकि सूर्य के किरण से ही सोलर कुकर क्या करते हैं? चलते हैं। तो अगर सोलर कुकर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखेंगे कि मौसम सही हो तब इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो खाना बिना भूखे रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में कौन से प्रतिबिंब बनता है? तो बराबर और सीधा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और सीधा बनेगा। तो इसमें बनेगा वास्तविक और उल्टा, यानी उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे। अच्छा, उत्तल लेंस के से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में कुछ बातें। तो यानी उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। उत्तल लेंस के किनारे पतले और बीच में मोटे होते हैं। पहले भी बताए थे, उसके किनारे क्या होते हैं? पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा, बराबर आकार का या आकार से बड़ा हो सकता है, यानी वो फोकस दूरी पे तय करता है कि वो कितने दूरी पे होंगे, या छोटा होगा, बराबर होगा, या उससे आकार से बड़ा होगा। केवल जब वस्तु लेंस में एकदम नज़दीक हो तब प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनाता है। क्या होना चाहिए? जब वो बहुत नज़दीक हो, नज़दीक होने के बाद वो क्या बनाते हैं? आभासी बनाएंगे, सीधा बनाएंगे और बड़ा बनाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो क्या होगा? बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो इसमें क्या होंगे? बड़ा और वास्तविक। कैसा बनेगा इसका प्रतिबिंब? तो बड़ा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को क्या बोलेंगे? तो गोलीय दर्पण बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, गोलीय लेंस बोलेंगे या समतल दर्पण बोलेंगे। तो दर्पण ये नहीं होगा, क्योंकि दर्पण होगा तो बीच में खाली होगा, और यहाँ पे कह रहे हैं कि पृष्ठों से घिरे होंगे और ठोस होंगे, तो क्या हो जाएंगे? गोलीय लेंस हो जाएंगे, गोलीय दर्पण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, वक्रित का मतलब होता है घुमा हुआ, मुड़ा हुआ, बाहर की तरह। जैसे आप चम्मच यूज करते हैं तो चम्मच कुछ इस प्रकार से होता है, ये बाहर की ओर निकला हुआ है, तो इस सतह का बात कर रहे हैं। बाहर की ओर जो निकला होगा वो अवतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएंगे? यह क्या होगा? समतल दर्पण नहीं होगा, उत्तल दर्पण होंगे। क्या हो जाएंगे? उत्तल दर्पण।
ये दर्पण का आपको फिगर भी दिया हुआ है। ये क्या है, ये बाहर की ओर ऐसे है, तो बाहर की ओर है तो ये हो जाएंगे उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस हो जाएंगे। यहाँ पे उत्तल लेंस का दिया हुआ था और उत्तल दर्पण भी ऐसे ही होगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मध्य कहा जाएगा, ध्रुव कहा जाएगा, गोलार्ध कहा जाएगा या अक्ष कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा, ध्रुव कहा जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो गए, सही आंसर हो जाएंगे। गोलीय दर्पण से जुड़ी कुछ और जानकारी, क्या जानकारी है, तो गोलीय दर्पण के एक भाग के केंद्र को वक्रता का केंद्र कहते हैं और ध्रुव और वक्रता के केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलेंगे। तो दर्पण और ध्रुव के बीच में मिलने वाली जो रेखा होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ज़्यादातर क्या होता है, गोलीय होता है। इस पृष्ठ को वृत्ताकार सीमा रेखा से, सीमा रेखा के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मुड़ा होता है उसे अवतल दर्पण कहेंगे, और जो बाहर की ओर होगा वो क्या हो जाएंगे, उत्तल दर्पण हो जाएंगे। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होगा, तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होगा, ये क्या होगा, मात्रक विहीन होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि लेंस के केंद्र बिंदु को कहते हैं, तो लेंस के केंद्र बिंदु को क्या कहेंगे, लेंस के केंद्र बिंदु को कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। ऑप्शन बी इसका सही आंसर